सेम होगी। ये चीजें हम देख चुके हैं लास्ट क्लास। जैसे देखो, अगर कोई टर्म दे रखा है, जैसे कोई नंबर लॉग के अंदर में कोई जैसे है आपका x प्लस वाई, तो ये टोटल टर्म आपका क्या होगा, यूनिटलेस। साइन के अंदर में है, साइन के अंदर मानो ओमेगा टी है, तो ये भी आपका क्या होगा, यूनिटलेस। तो सिमिलरली साइन कॉस टेन किसी के अंदर हो जो एंगल हो, क्योंकि एंगल की यूनिट क्या होती है बेटा, एंगल की यूनिट रेडियन होती है। और रेडियन की कोई डायमेंशन, रेडियन जो होता है वो यूनिट तो होती है, लेकिन इसकी डायमेंशन लेस होता है। इसकी कोई डायमेंशन नहीं होती। ठीक है, ये अभी क्वेश्चंस में आपको समझ में आएगा, जब आपको मैं होमवर्क दूंगा ना उस टाइम पे समझ में आएगा। तो अभी हम देखेंगे डायमेंशनल एनालिसिस देखेंगे, और सिग्निफिकेंट फिगर देखेंगे, और राउंडिंग ऑफ देखेंगे। एक और चीज ऐड होगी, राउंडिंग ऑफ। राउंडिंग ऑफ भी देखेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं डायमेंशनल एनालिसिस। डायमेंशनल एनालिसिस क्या होती है? डायमेंशन एनालिसिस इज टू प्रैक्टिस of checking relations between physical quantity and identify the dimension of physical quantity। आपने देखा था कि हमने आपको याद हो तो हमने एक इक्वेशन देख लिया, इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। इस इक्वेशन की डायमेंशंस चेक की थी, करेक्टनेस चेक की थी, याद है आपको कल की क्लास? यस सर। इसकी डायमेंशन क्या आई थी, एल आई थी। इसकी डायमेंशन भी आपकी एल आई थी, और इस टर्म की डायमेंशन भी क्या आई थी, एल आई। यानी कि हमने देखा कि तीनों टर्म की डायमेंशन सेम है, इसका मतलब ये इक्वेशन करेक्ट है। तो डायमेंशनल एनालिसिस को हम करेक्टनेस चेक करने में भी यूज करते हैं, और डायमेंशनल एनालिसिस को हम रिलेशन फाइंड करने में भी यूज। जैसे मैं आपको बोल दूं कि भाई मुझे स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस, इन तीनों के बीच में रिलेशन बताओ डायमेंशनल एनालिसिस का यूज करके, तो मैं इनके लिए स्पीड, टाइम, डिस्टेंस का फॉर्मूला ड्राइव कर सकता हूं डायमेंशनल एनालिसिस की हेल्प से। इस काम के लिए क्वेश्चन करेंगे, अभी एक अच्छा सा क्वेश्चन करवाऊंगा, एक ही क्वेश्चन तो उसी से सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। अच्छा, तो फिर इसका और ये देखो, डायमेंशनल एनालिसिस जो है इंडिपेंडेंट होती है न्यूमेरिकल मल्टीपल्स के। अच्छा देखो, अगर मैं यहाँ पर इसको देखूं, हाफ एटी स्क्वायर को देखो यार, हाफ एटी स्क्वायर को अगर देखोगे, ये हाफ, क्या इसकी डायमेंशन जो आ रही थी वो एल आ रही थी, क्या इस हाफ से कोई फर्क पड़ रहा है? इस हाफ से कोई फर्क पड़ रहा है क्या? नहीं पड़ रहा है। तो ये इंडिपेंडेंट होती है मल्टीपल्स के, जैसे जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है मल्टीपल में, उसके इंडिपेंडेंट होती है, उस पर डिपेंड नहीं करती। अब देखो यूज क्या है, जैसा कि मैंने अभी बताया, टू इंस्टेब्लिश द रिलेशन बिटवीन द फिजिकल क्वांटिटी। जैसे अगर मुझे स्पीड, टाइम, डिस्टेंस का रिलेशन चाहिए तो मैं डायमेंशनल एनालिसिस का यूज कर सकता हूं। इफ वी नो वेरियस फैक्टर ऑन विच अ फिजिकल क्वांटिटी डिपेंड्स, जैसे कि अभी एक नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, जैसे आप आगे पढ़ोगे टाइम पीरियड का फॉर्मूला। टाइम पीरियड डिपेंड करता है आपका किस किस पे, इस पे लेंथ और पेंडुलम एंड ग्रेविटेशनल फोर्स, इन चीजों पे डिपेंड करता है। देखो इससे नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ना यही है, इससे नेक्स्ट क्वेश्चन जो होगा वो यही क्वेश्चन होगा। तो हम क्या करेंगे, इन तीनों के बीच में क्या रिलेशन होगा, फॉर्मूला क्या होगा, हमें नहीं पता क्या फॉर्मूला होगा, बिल्कुल नहीं पता हमें। तो हम क्या करें, डायमेंशनल एनालिसिस की हेल्प से इन तीनों के बीच में फॉर्मूला भी फाइंड कर सकते। देखो कितना अच्छा वो कंसेप्ट। लेकिन इसकी आगे चल के हम पढ़ेंगे, लिमिटेशन भी पढ़ेंगे, लिमिटेशन के टाइम पे बताऊंगा। लेकिन अभी तक आप ये समझो कि डायमेंशनल एनालिसिस का यूज करके हम किसी इक्वेशन की करेक्टनेस चेक कर सकते हैं कि करेक्ट है कि नहीं है। दूसरा, तो फिजिकल क्वांटिटीज के बीच में रिलेशन फाइंड कर सकते हैं। जैसे अगर मुझसे बोल दिया जाए कि वॉल्यूम, डेंसिटी और मास
तीनों के बीच में रिलेशन फाइंड करो डायमेंशनल एनालिसिस की हेल्प से। तो डायमेंशनल एनालिसिस की हेल्प से मैं तीनों के बीच में रिलेशन फाइंड कर सकता हूं, तीनों की हेल्प से रिलेशन फाइंड कर सकता हूं। इसीलिए मैं बोलूंगा कि डायमेंशनल एनालिसिस में हम किन्हीं भी क्वांटिटीज के बीच में रिलेशन फाइंड कर सकते हैं। बस हमें ये पता होना चाहिए कि जैसे माने वॉल्यूम है वो मेरा डेंसिटी एंड मास पर डिपेंड करता है। समझ में आ रहा है? सर सर अब हम करते हैं Yes, sir. क्वेश्चन को। Yes, अब sir. ये क्वेश्चन है, फाइंड एन एक्सप्रेशन फॉर टाइम पीरियड टी ऑफ अ सिंपल पेंडुलम। आप पढ़ोगे एसएचएम में, इसको सिंपल हार्मोनिक मोशन में पढ़ोगे इसको, सिंपल पेंडुलम। द टाइम पीरियड टी मे बी डिपेंड ऑन मास ऑफ द बॉब, यानी मास पे डिपेंड कर सकता है। अगर देखो डिपेंड करता होगा तो मास आएगा, नहीं करता होगा तो नहीं आएगा। हमने मान लिया कि कोई बॉब है, उस पर उसका मास m है, उस पर डिपेंड करता है। लेंथ ऑफ द पेंडुलम पे डिपेंड करता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे डिपेंड करता है। तो क्या मैं ये मान लूं, जैसा कि इसने बोला है, मेरा टाइम पीरियड जो है किस किस पे डिपेंड कर रहा है? एक तो डिपेंड कर रहा है मास पे, एक डिपेंड कर रहा है किस पे? लेंथ पे, एक डिपेंड कर रहा है किस पे? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे। अब देखो इसका कुछ ऐसा भी तो हो सकता है कि मास के स्क्वायर पे डिपेंड कर रहा हो, लेंथ के स्क्वायर पे डिपेंड कर रहा हो, या ग्रेविटी के स्क्वायर पे डिपेंड कर रहा हो, ऐसा भी तो हो सकता है। यस सर हो सकता है ना? Yes, तो मैंने sir. माना कि इसकी Yes, sir. पावर a मान लिया, इसकी पावर b मान लिया, इसकी पावर c मान लिया। भाई अगर स्क्वायर के डिपेंड कर रहा होगा, मास के स्क्वायर के डिपेंड कर रहा होगा, तो m की पावर a की पावर 2 आ जाएगी, है कि नहीं? Yes, तो अगर टाइम Yes, sir. मास पे डिपेंड कर ही नहीं रहा होगा तो a की वैल्यू 0 आ जाएगी, Yes, sir. है कि Yes, नहीं? sir. तो क्या मैं इसको ये लिख सकता हूं कि टाइम इक्वल टू एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट के, m की पावर a, l की पावर b, g की पावर c। क्या लिख सकता हूं ऐसे? Yes, sir. तो देखो ये तो आपका, इसको मैं मान लेता हूँ इक्वेशन 1। ये मैंने माना कि इक्वेशन 1 है। ये तो है आपका कांस्टेंट, के तो कांस्टेंट है ना, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है ना के। तो हम क्या कर सकते हैं, टी, ये आपका टाइम पीरियड है, टाइम पीरियड की डायमेंशन क्या होगी? कैपिटल टी होगी कि नहीं? Yes, यस sir. सर Yes, sir. Yes, sir. तो मास की डायमेंशन क्या होगी? कैपिटल एम होगी, Yes, sir. Yes, sir. की पावर ए लिख देता हूँ। लेंथ की पावर डायमेंशन क्या होगी? एल होगी, यस सर बी होगा यहाँ पे। अब एक्सेलरेशन, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की डायमेंशन क्या होगी बताओ जरा? क्या होता है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है ना, LT minus एल टी माइनस LT के टू। minus. तो यहाँ पे मैंने किया एल टी माइनस के 2 की पावर सी। कोई डाउट किसी को? नो सर No, sir. अब आप देखोगे कि यहाँ पे देखो m आपका सिंगल है, तो मैंने क्या किया, m की पावर a, क्या ये अंदर ही आ जाएगी m की पावर a? Yes. Yes, अब sir. देखो Sir. यहाँ पे l की पावर b है और यहाँ पे l की पावर c है। l की पावर b यहाँ पे है, l की पावर c यहाँ पे है, तो क्या मैं ये बोल दूं कि l की पावर b प्लस c हो जाएगा? यस सर होगा कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. सिमिलरली t की पावर क्या हो जाएगी? देखो t की पावर माइनस के 2 यहाँ पे उसकी पावर c है, तो क्या t की पावर माइनस के 2 c हो जाएगी? Yes, sir. तो यस इधर सर क्या है आपकी t है। Yes, sir. क्या यहाँ पे इसको ये लिख सकता हूँ t की पावर 1 Yes, sir. लिख सकता हूँ? Yes, अब देखो अब क्या करोगे आप, पावर्स को कंपेयर कर दो जरा, एक दूसरे लेफ्ट एंड राइट साइड की पावर्स को कंपेयर कर दो, तो आप देखोगे कि इस साइड में क्या मैं, अच्छा इसको एक चीज और लिख दूं, इसको थोड़ा सा ऐसे लिखता हूँ, m0 l0 t1। क्या इसको ऐसे लिख सकता हूँ? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. टी को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। तो आप देखोगे एम लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पे एम की पावर्स को अगर मैं कंपेयर करूं तो देखो क्या मेरा a इक्वल टू 0 आएगा, m की Yes. पावर कंपेयर किया फॉर Yes. m, Yes, sir. सर Yes, sir. Yes, sir. फॉर m काम करते हैं, ऐसे लिख देते हैं, कंपेयर द पावर्स in LHS and RHS।
तो जब फॉर m के लिए अगर आप देखोगे, तो आप देखोगे a इक्वल टू 0 आ। सिमिलरली फॉर t के लिए देख लो पहले, फॉर t के लिए अगर आप देखोगे तो आपका आएगा माइनस के 2c इक्वल टू 1 आ रहा है, t की पावर 1 है ना इधर, Yes, Yes, sir. Yes, sir. माइनस के 2c इक्वल टू 1, Yes, यानी sir. कि आपका c इक्वल टू आ गया माइनस के 1/2। और सिमिलरली फॉर क्या, फॉर उसके लिए देख लो l के लिए, फॉर l के लिए अगर आप देखोगे तो क्या आएगा, b प्लस सी इक्वल टू 0 आएगा कि नहीं आएगा, बताओ जरा। Yes, sir. b प्लस Yes, सी इक्वल टू sir. 0, Yes, sir. आपका c क्या है 1/2 है, c आपका क्या है 1/2 है, तो b माइनस के 1/2 इक्वल टू 0, यानी कि मेरा b आया कितना, प्लस के 1। 1/2. 1/2. अब फ्रॉम इक्वेशन 1 पुट इन इक्वेशन, पुट इन इक्वेशन 1 में पुट कर दो इसको जरा, कि टाइम पीरियड t इक्वल टू के m की पावर a क्या है आपका 0 है, m की पावर 0 इंटू l की पावर b, l क्या है आपका, l की पावर b क्या है 1/2, l की पावर 1/2 एंड g की पावर c क्या आ रहा है आपका c माइनस के 1/2। क्लियर है इतना? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. आप जरा कि Yes, sir. m0 मतलब m0 का मतलब 1 है, क्या इस m0 को हटा दूं, Yes, sir. क्या Yes, sir. क्या Yes, sir. ये अगर l की पावर 1/2 है, इसका मतलब अंडर रूट l है, Yes, sir. Yes, Yes, sir. और अगर यहाँ पे g की पावर माइनस के 1/2 है, तो क्या ये अंडर रूट में 1/g है कि नहीं, Yes, sir. समझ में आ Yes, रहा sir. है? Yes, sir. अब Yes. यहाँ से क्या मैं इसको ये लिख सकता हूँ कि t इक्वल टू के अंडर रूट में l/g कंबाइंड करके। Yes, sir. क्लियर हुआ ये? Yes, sir. Yes, Yes, sir. अब sir. आंसर होगा ऑप्शन ए। कौन सा रिपीट करना बेटा बता? Last one. अच्छा लास्ट में देखो, मैं आपको यहाँ पे अलग कलर से बता देता हूँ। जैसे मान लो आपकी लिखा हुआ है l की पावर 1/2, तो क्या मैं इसको अंडर रूट में l लिख सकता हूँ, Yes, sir. सकता हूँ कि नहीं? जैसे सिमिलरली लिखा है g की पावर माइनस के 1/2, माइनस के 1/2 का मतलब क्या है 1/g इन अंडर, है कि नहीं है ये? Yes, sir. अब ये Yes, दोनों मल्टीप्लीकेशन में है, दोनों का मल्टीप्लीकेशन अगर आप करके लिखोगे तो क्या लिखोगे, अंडर रूट में l ऊपर है, g नीचे है, ये लिखो। Yes. क्लियर है? Yes, sir. हाँ? Yes, ऐसे sir. कैसे किया? आगे बढ़े फिर, क्लियर हो गया? Yes, sir. Yes, sir. Yes. ये उसका सॉल्यूशन है। आप अगर वहां पर दिखने में मतलब समझने में थोड़ा प्रॉब्लम हो, अगर राइटिंग की वजह से, वैसे होगा नहीं, काफी अच्छा लिखा है, बट फिर भी दे रखा है। अब देखते हैं लिमिटेशन क्या। जैसा कि हमने अभी देखा था कि हमारी जो इक्वेशन थी s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, हमने जब करेक्टनेस देखी थी तो हमने इस 1/2 का, या फिर हम फॉर्मूला जब ड्राइव कर रहे थे तो हमारे 1/2 की जगह पे कुछ भी नहीं आया। जैसे इस क्वेश्चन में देखोगे आप, इस क्वेश्चन में k की जगह पे क्या होता है पता है, फॉर्मूले में 1/2 होता है। इसने 1/2 के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे पाया डायमेंशन एनालिसिस। बस यही इसकी लिमिटेशन हो गई कि डायमेंशंस डज नॉट डिपेंड ऑन मैग्नीट्यूड। सिमिलरली अगर आप x देखो, अगर ये इक्वेशन है, जैसे कि एक तो है s इक्वल टू ut प्लस at स्क्वायर, हालांकि इक्वेशन रॉन्ग है, ये रॉन्ग है कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. रॉन्ग है, लेकिन डायमेंशनल एनालिसिस क्या कहेगी, ये करेक्ट है। देखो इसकी डायमेंशन भी l आएगी, इसकी डायमेंशन भी आपकी l आएगी, और इसकी डायमेंशन भी आपकी l आएगी, लेकिन डायमेंशनल एनालिसिस बोल रही है कि ये करेक्ट है, लेकिन एक्चुअल में इक्वेशन क्या है, रॉन्ग है, क्योंकि at स्क्वायर से पहले हाफ आना चाहिए था। ये इसकी सबसे पहली लिमिटेशन।
अच्छा, एक्चुअली में होता क्या है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी ऑफ एनी इक्वेशन कैन नॉट बी डिड्यूस्ड बाय दिस मेथड ऑफ डायमेंशंस। यानी कि अगर किसी चीज में कोई कांस्टेंट का मल्टीप्लाई हो रहा है किसी फॉर्मूले में, या फिर प्रोपोर्शनलिटी की वजह से कोई न्यूमेरिक वैल्यू है, उसको इस रिलेशन से कैलकुलेट नहीं किया जा सकता। डायमेंशनल एनालिसिस का हमने डायमेंशनल एनालिसिस देखी, उसके डायमेंशनल एनालिसिस के यूज देखे, अब हम देख रहे हैं डायमेंशनल एनालिसिस की लिमिटेशंस। तो हमने जहां तक हमने क्वेश्चंस किए उसमें हमने फाइंड किया कि दिस मेथड इज एप्लीकेबल ओनली इफ द रिलेशन ऑफ प्रोडक्ट एंड रेशियो टाइप हो, प्रोडक्ट एंड रेशियो टाइप हो, and it fail in case of addition, subtraction of power exponential trigonometric relations। ये प्रोडक्ट रेशियो टाइप में ज्यादा एप्लीकेबल होता है एज कंपेयर टू एडिशन सब्ट्रैक्शन को बताइए। जैसे कि यहाँ पे मैंने एडिशन सब्ट्रैक्शन की इक्वेशन थी, इसमें 1/2 होना चाहिए था, लेकिन 1/2 नहीं है, इसीलिए ये फेल हो गया। क्या लिमिटेशन समझ में आई डायमेंशनल एनालिसिस की? यस सर। Yes, sir. आगे बढ़े थे। Yes, sir. यस सर। ओके, अब हम आते हैं सिग्निफिकेंट फिगर। सिग्निफिकेंट फिगर क्या होता है? आपने देखा होगा, अच्छा मैं 2 डिजिट रख रहा हूं, उसमें बताइएगा कौन सी डिजिट ज्यादा एक्यूरेट है। 2.0 kg चीनी लेके आए आप दुकान से, एक बार में लेके आए 2.009 kg, एक बार में लेके आए 2.09234 kg। कौन सी डिजिट ज्यादा एक्यूरेट इंफॉर्मेशन दे रही है? 2.0923 हाँ, kg. सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन, करेक्ट इंफॉर्मेशन कौन सी दे रही है? ये दे रही है। उससे कम, कम ये दे रही है, उससे कम ये दे रही है। यानी कि इंफॉर्मेशन, इसी को हम बोलेंगे सिग्निफिकेंट फिगर। जितने ज्यादा सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, हमारी वैल्यू उतनी ही ज्यादा एक्यूरेट होगी कि नहीं? तो अभी हम देंगे कि सिग्निफिकेंट फिगर हम कैसे देते हैं। सिग्निफिकेंट फिगर के बेस पे हम कुछ सिग्निफिकेंट फिगर के रूल्स देंगे। ऐसा क्वेश्चन आता है एग्जाम में। देखो, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। कोई भी नॉन जीरो डिजिट अगर आपको दिख रही है तो आप उसको बोलोगे सिग्निफिकेंट। जैसे 2 3 4 5 1 2, मतलब 0 से 9 तक कुछ जीरो छोड़ के 1 से 9 तक कोई भी डिजिट आपको दिख जाए, वो आपकी सिग्निफिकेंट फिगर। दूसरा देखते हैं, ऑल जीरोस बिकम सिग्निफिकेंट इफ दे अपीयर इन बिटवीन 2 नॉन जीरो डिजिट्स। जैसे कि एक नॉन जीरो डिजिट है, ये दूसरी नॉन जीरो डिजिट है, इन दोनों के बीच में जितने भी जीरो आ जाएंगे, जितने भी जीरो आ जाए, वो सब के सब क्या होंगे? सिग्निफिकेंट। यानी कि देखो 1 2 3 4 सिग्निफिकेंट फिगर हो गए। यहाँ पे देखो 1 2 3 सिग्निफिकेंट फिगर हो गए। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 सिग्निफिकेंट। ठीक है, अब देखो लीडिंग जीरोस और द जीरोस प्लेस लेफ्ट ऑफ द फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट आर इनसिग्निफिकेंट। यानी कि अगर मान लो आपको नॉन जीरो डिजिट से पहले कोई भी जीरो दे रखे हैं, यानी कि 0.005, तो ये आपके इनसिग्निफिकेंट हो जाएंगे। इनको सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं किया जाएगा। ओनली 5 इज अ सिग्निफिकेंट नंबर, इसलिए 1 सिग्निफिकेंट नंबर। इसलिए यहाँ पर 0 को सिग्निफिकेंट फिगर काउंट नहीं किया जाएगा। वहां पे सिग्निफिकेंट फिगर है 2 5 4, 3 सिग्निफिकेंट फिगर। सिमिलरली यहाँ पे देखो, ये जीरो उसके बीच में आया है, दो नॉन जीरो डिजिट के बीच में आया है, तो इसको काउंट करना पड़ेगा। और ये पहले आए तो इनको काउंट नहीं कर सकते। तो 208, देखो अगर यहाँ पे आपका 1 होता, अगर यहाँ पे अगर 1 हो जाता ना, तो सबके सबको काउंट करना पड़ता, 1 2 3 4 5 6, फिर आपका हमारा सिग्निफिकेंट फिगर 6 होता। लेकिन यहाँ पे नॉन जीरो उसने बोला है, देखो लीडिंग जीरो या जीरोज प्लेस टू लेफ्ट ऑफ द फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट। फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट देखेंगे, यहाँ फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट 2 है ना यहाँ पर। यस सर। उससे पहले के जो जीरोज हैं उसको काउंट नहीं करेंगे सिग्निफिकेंट। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जैसे ही हम देखेंगे, जीरोस
place to right of the number after a decimal place or ending zeros और ट्रेलिंग जीरोस आर सिग्निफिकेंट। यानी कि आपको अगर पॉइंट के बाद में अगर जीरो आ जाए, पॉइंट के बाद में अगर जीरो आते हैं तो वो आपके सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। क्या होंगे? सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। जैसे कि 2.00 है तो इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर दिख रहे होंगे आपको। जैसे 3.150 है तो इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर दिख रहे होंगे। अच्छा, आपको ऐसा लग रहा होगा कि पढ़ क्यों रहे हैं, तो मुझे तो कुछ यूज दिख नहीं रहा है। अभी क्वेश्चन करेंगे तब समझ में आएगा। ठीक है, तो 0.004040, तो आप देखो ये आपके नॉन जीरो से पहले वाले जीरो हो गए, तो इनको काउंट नहीं करेंगे। तो हम काउंट किसके करेंगे? इन चारों को काउंट करेंगे, ओनली इन चारों को काउंट करेंगे तो आपके 4 सिग्निफिकेंट। सिमिलरली इन एक्सपोनेंशियल नोटेशन the numeric portion gives a number of significant figures। जैसे कि अगर आपकी 10 to the power है, 10 to the power, इसका कोई भी सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होगा। ओनली न्यूमेरिक वैल्यू जो होगी उसी को हम सिग्निफिकेंट फिगर काउंट करेंगे। जैसे 2.8 यानी कि 2 सिग्निफिकेंट फिगर, यहाँ पे क्या होगा? 4 सिग्निफिकेंट फिगर, क्योंकि 1 2 3 4 सिग्निफिकेंट फिगर। Similarly, एक और टर्म बचा, while changing the unit, the significant figure remains same। Very important, ये बहुत इंपॉर्टेंट। मान लो आप क्या कर रहे हो, 1.5 मीटर को सेंटीमीटर में लिख रहे हो, तो आप लिखोगे 150 सेंटीमीटर। आप ऐसे नहीं कर सकते कि 1.5 मीटर इक्वल टू 150.0 सेंटीमीटर। ये नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? कि इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना है बताओ जरा? 2 है। 2। इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो गया? 3 4 कितना हो गया? 4 हो गया बेटा, 4 हो गया। ठीक है, तो आप ये हम नहीं कर सकते। इसीलिए हम बोलेंगे कि हमें उस तरीके से लिखना होगा कि सिग्निफिकेंट फिगर सेम रहे, सिग्निफिकेंट फिगर सेम रहे यूनिट चेंज करने के बाद भी। अभी हम क्वेश्चन करेंगे, जरा ये बताओ, चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर 2.0 किलोमीटर। कौन सा आपका करेक्ट ऑप्शन होगा? ऑप्शन सी। 2000 ऑप्शन ए होगा। और कोई? सी ऑप्शन सी। सब लोग कंफ्यूज हो गए, बताओ सब लोग, और सोचो, थोड़ा सा सोचो। सर ऑप्शन सी। थोड़ा, किसी को बी लग रहा है, किसी को सी लग रहा है, किसी को ए लग रहा है। आपको अंदर से फीलिंग आ रही होगी सर तो बेवकूफ बना रहे हैं, तीनों चीजें सही है, ए बी सी तीनों के ऑप्शन तो वही तो है 2.0 किलोमीटर। सिग्निफिकेंट फिगर के टर्म में देखो, सिग्निफिकेंट फिगर के टर्म में ऑप्शन सी ऑप्शन सी। सी क्यों है बेटा? सी क्यों है, कोई बताएगा? सर रूल 5 के मुताबिक सर ये ना सिग्निफिकेंट फिगर। यस, बिल्कुल सही बात बोले हो आप, कि जब भी हमारा देखोगे, आप देखोगे कि इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितना है। इसमें 2.0 किलोमीटर में सिग्निफिकेंट फिगर है आपको 2। तो हमें ऑप्शंस को देखना होगा, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितना है? 2000 में सिग्निफिकेंट फिगर कितना है? 1 है, ओनली 1 सिग्निफिकेंट फिगर है इसमें। अरे जीरो बाद के जीरो तो गिने ही नहीं जाएंगे ना, तो इसमें एक सिग्निफिकेंट फिगर। सिमिलरली इसमें देखो जीरो पहले आ गया है और इसका सिग्निफिकेंट फिगर 0 है, इसका 0 सिग्निफिकेंट फिगर है, तो इसका क्या होगा? 1 सिग्निफिकेंट फिगर। 2.0 इसका सिग्निफिकेंट फिगर 2 होगा, इसीलिए आपका ऑप्शन सी करेक्ट। समझ में आया? तीनों ऑप्शंस का मतलब तो 2 किलोमीटर ही है, लेकिन सिग्निफिकेंट फिगर के टर्म में हमारा ऑप्शन सी ही करेक्ट होगा। सिमिलरली ये क्वेश्चन करके बताओ जरा। ऑप्शन ए। ऑप्शन ए है आपकी तरफ से, और कोई बताओ जरा। कोई किसी और ऑप्शन के साथ जाना चाहेगा? सब एक ही साथ ही रहोगे? ऑप्शन ए ही होगा, ऑप्शन ए ही होगा, क्योंकि देखो 1400 में सिग्निफिकेंट फिगर क्या? 2।
दो सिग्निफिकेंट फिगर 1400 में, तो आप देखोगे इसमें सिग्निफिकेंट फिगर हो रहे हैं, तो इसमें कितने हो रहे हैं? 3। इसमें कितने हो रहे हैं? इसमें भी 3 हो रहे हैं, इसीलिए हमारा ऑप्शन एक। ऐसे इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। इसी टाइप के आपको बोल देगा 5 किलोमीटर में कैसे लिखेंगे, इसी टाइप के सिग्निफिकेंट फिगर में आपको घुमाएगा। बस ये रूल याद है, उड़ा दोगे आप। क्वेश्चन इजी है, बस थोड़ा सा ये सिग्निफिकेंट फिगर के रूल्स अगर आप नहीं भूले हो। और जनरली रूल्स क्या है, ये रूल आपको पता ही है। जनरली कुछ रूल्स हैं जो आपको याद रखने, जैसे कि ये रूल है एक, तो एक ये रूल है 10 टू द पावर वाला, आपको करना है। और ये ट्रेलिंग और लीडिंग ट्रेलिंग जीरोस का ये ज्यादा कंफ्यूज करता है, बस ये दोनों रूल ज्यादा कंफ्यूज करते हैं, तो इनको ध्यान से रखना। बाकी सारी चीजें तो आपको याद रहेंगी मुझे करना। अब हम आते हैं रूल्स फॉर राउंडिंग ऑफ। अच्छा, राउंडिंग ऑफ क्या होता है? आपने देखा होगा कि 2.57 को हम क्या लिख देते राउंड ऑफ करके? क्या लिखते हैं? 2.6 लिखते हैं, 2.6 लिखते हैं। सिमिलरली अगर मेरा 2.55 आ जाए तो क्या लिखूंगा मैं? 2.5 ये डिपेंड करेगा इसके इवन और ऑड होने पे। बताएंगे। इसीलिए मैं पूछा था आपको, इसलिए मैंने पूछा कि राउंडिंग ऑफ इसी को बोलते हैं। अच्छा, राउंडिंग ऑफ से फायदा क्या होने वाला है? एक्चुअली में होता क्या है, जैसे मान लो आपने आंसर निकाला, आपने दो नंबर ऐड किए, मान लो 1 ऐड किया प्लस 2.0 ऐड किया, ठीक है, तो इसलिए क्या आएगा? 3.0 आएगा कि नहीं आएगा? यस सर। लेकिन आपके रूल के अकॉर्डिंग रूल क्या होता है कि जो आंसर आएगा वो मिनिमम राउंडिंग ऑफ के इक्वल होना चाहिए। इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना है? 1 है। इसका सिग्निफिकेंट कितना है? 2 है। तो जो आंसर होगा उसमें एक सिग्निफिकेंट फिगर होना चाहिए, तो हमें इसको राउंड ऑफ करना पड़ेगा 3 के लिए। पढ़ेंगे, इससे आगे रूल पढ़ेंगे, तो इसका मैंने बस यूज बताया एक छोटा सा। अभी हम पढ़ते हैं राउंडिंग ऑफ। कोई कुछ बोलना चाह रहा है कि हैंड रेज कर रहा है? प्रिंश, माइक ऑफ कर लो अपना माइक। हाँ बस माइक ऑफ रखा था। फर्स्ट रूल देखते हैं, इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज लेस देन 5 देन प्रोसीडिंग डिजिट इज लेफ्ट अनचेंज। इसको तो सब जानते हैं, ना? यस सर। अगर ये 5 से कम है तो ये 7 में कुछ भी ऐड नहीं होगा, सेम रहेगा। सिमिलरली अगर 5 से ज्यादा है तो आगे बढ़ जाएगा, अदरवाइज नहीं बढ़ेगा। इन दो रूल्स को तो सभी जानते हैं। तीसरा रूल थोड़ा सा देखते हैं कि अगर 5 के बाद में अगर कोई नंबर आ रहा है, 5 को जैसे कि 5.652 है, इस जगह पे अगर होता मेरा 5.650 होता तो मैं अलग रूल लगाता। लेकिन यहाँ पर नंबर आया है, 0 के लिए अलग रूल बताऊंगा अभी मैं। नंबर आया है तो सिंपल सा है, आपको इसको एक डिजिट बढ़ा देना, बिना कुछ सोचे आपको एक डिजिट बढ़ा देना, ठीक है? यस सर। अब नेक्स्ट आता है आपका कि अब जो मैं बता रहा था ना, अगर 5 अगर 0 फॉलो हो, अगर लास्ट में 5 हो, उसके बाद में अगर 0 आ रहा हो तो क्या करें? तो डिपेंड करेगा कि अगर आपका ये नंबर इवन है तो अनचेंज रहेगा। जैसे आपका अगर होता यहाँ पे कि 7.350 तो ये हो जाता 7.4। तो अगर ये होता कि 7.450 तो ये हो जाता 7.4, क्योंकि ये इस नंबर पर, ये जो है ना, ये 2 इसके इवन और ऑड पे डिपेंड कर रहा है। ये अगर इवन है तो चेंज नहीं होगा, तो अगर ऑड होता तो चेंज हो जाता। अच्छा, ये रूल आपको आज से पहले नहीं पता होगा। यस सर। ये नहीं पता होगा, ऊपर के 3 पता होंगे भले ही, लेकिन ये रूल मैं पक्का बोलता हूँ ये आपको नहीं पता, क्योंकि जब मैं स्टूडेंट था मैंने यूनिट एंड डायमेंशन चैप्टर पढ़ा था, उससे पहले मुझे भी नहीं पता था। यस सर। यस सर।
अब सिमिलरली अच्छा देखो, इवन है तो हम बोल रहे हैं कि चेंज नहीं होगा, तो क्या ऑड होगा तो चेंज होगा? ऑड होगा तो पक्का चेंज होगा। देखिए 7.750 आया, तो ये नंबर देखो ऑड है, ये क्या है? ऑड है, ऑड है इसलिए चेंज हो गया। अगर सिमिलरली अगर ये होता कि 7.950 होता तो आपका क्या हो जाता? क्या हो जाता बताओ? 8 हो जाता बेटा, 8.00। इवन एक और जीरो आता, क्योंकि सिग्निफिकेंट फिगर 4 है ना, 4 सिग्निफिकेंट फिगर आने चाहिए। सिमिलरली आपका हो अगर होता कि 9.50 9.550 तो क्या होता जरा बताओ? 9.6 9.6 होता, क्योंकि ये ऑड है आपका, ये ऑड है। और अगर मैं एक और एग्जांपल लूं कि आपका है मान लो 5.350, इसको बताओ जरा क्या होगा? 5.4 5.4। सिमिलरली अगर ये होगी 3.250, अब बताओ? 3.2 3.2। मतलब समझ में आ गया आप लोगों को सब? Yes, sir. Yes, sir. आगे बढ़े। Yes, sir. Yes, sir. अब हम आते हैं कि सिग्निफिकेंट फिगर की हेल्प से, सिग्निफिकेंट फिगर और राउंडिंग ऑफ की हेल्प से हम करेंगे कैलकुलेशन। जैसे कि सब एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन में क्या होता है कि अगर हम सीधा क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन से ज्यादा समझ में आएगा। जैसे मान लो इसके 3 डेसिमल प्लेस है, या फिर बोलूंगा 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, और इसके कितने हैं? 2 है। तो हमारा जो आंसर आएगा, मैंने बताया था आंसर में मिनिमम वाले के सिग्निफिकेंट फिगर या डेसिमल प्लेसेस होने चाहिए। द रिजल्ट शुड रिटेन एज मैनी डेसिमल प्लेसेस एज देयर आर नंबर विद लीस्ट डेसिमल प्लेस, यानी कि जो सबसे कम डेसिमल प्लेसेस वाला जो वैल्यू होगी उसके इक्वल होना चाहिए, उसके इक्वल होना चाहिए। जैसे कि आपने देखा 2.24 में मैंने 0.3430 को ऐड किया तो मेरा आंसर आया 2.54। एक्चुअली में अगर हमको ये रूल नहीं पता होता तो हमारा आंसर यहीं पे करेक्ट हो जाता, लेकिन हमें रूल के अकॉर्डिंग देखना होगा कि हमारा 2 यहाँ पर 3 डेसिमल प्लेसेस हो रहे हैं, या फिर बोलूंगा 3 सिग्निफिकेंट फिगर हो रहे हैं, मुझे चाहिए 2 सिग्निफिकेंट फिगर, क्योंकि उसने बोला है कि जिन 2 डिजिट्स को ऐड कर रहे हैं उसमें सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर होंगे या फिर सबसे कम डेसिमल प्लेसेस होंगे। आंसर हमारा उसी के उतने ही डेसिमल प्लेसेस होने चाहिए आंसर। तो हमने क्या किया, 2.54 को राउंड ऑफ किया 2.5। क्लियर है? यस सर। यही आपका सब्ट्रैक्शन में भी होगा। जैसे कि आपको दे दिया जाए कि 2.00 और आपको दे दिया कि 3.0 सॉरी 1.0, इसको माइनस करना तो क्या आएगा बताओ जरा? 1.0 1 कायदे में तो 0 आएगा, कायदे में तो 0 आएगा, लेकिन इसके सिग्निफिकेंट कितने होंगे? 3 सिग्निफिकेंट 3 होंगे ना बेटा, पॉइंट के बाद 2 जीरो और हैं, इसके 3 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, इसके 2 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, लेकिन हमें आंसर 2 सिग्निफिकेंट फिगर में चाहिए, तो हम इसको लिखेंगे 1.0 इज द करेक्ट आंसर। Yes, sir. क्लियर है? Yes, Okay. अब ये क्वेश्चन जरा करके बताओ, क्वेश्चन करके बताओ जरा फास्ट। ऑप्शन सी। ऑप्शन सी। ऑप्शन सी आ रहा है, वरुण का ऑप्शन सी आ रहा है, और कोई? ऑप्शन सी। सर सी। ओके सी आ रहा है, कई लोगों का सी आ रहा है। सी। ऑप्शन सी। सर ऑप्शन sir. Option C. Option C, sir. ठीक है चलो देखते हैं। देखो हमें क्या करना है, इफ ऑब्जेक्ट कवर
2.81 meter in first 10 minutes and 5.3 meter in next 5 minutes. Find the total distance covered by the object in 15 minutes. यानी कि 15 मिनट में टोटल कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा? टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा? क्या दोनों का सम हो जाएगा? होगा कि नहीं भाई? 10 मिनट में इतना ट्रेवल कर रहा है, 5 मिनट में इतना कर रहा है, 15 मिनट में कितना करेगा? 2.81 प्लस 5.3। अच्छा, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर देखो जरा, कितने हैं सिग्निफिकेंट फिगर इसमें? 3 इसमें देखो जरा कितने हैं? 2 ऐसे है। यानी कि जो आंसर होना चाहिए उसमें मेरे 2 सिग्निफिकेंट फिगर होने चाहिए। तो पहले मैं इसको पहले बोल सकता हूँ कि ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो हो ही नहीं सकता, और इसमें 1 सिग्निफिकेंट फिगर है, ये भी नहीं हो सकता। इन दोनों में से कोई आंसर होगा, है कि नहीं भाई? मैं सिग्निफिकेंट फिगर के दम पे बता सकता हूँ ना। तो आप देखोगे कि इसको ऐड करोगे तो होगा कितना होगा? 8.11 कुछ होगा। Yes, sir. 8.11 आएगा। तो इसके सिग्निफिकेंट कितने हैं? 3 सिग्निफिकेंट फिगर है। हमें चाहिए कितने? 2 सिग्निफिकेंट फिगर। इसका मतलब हम लिखेंगे 8.1। अब है इसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर, तो यही हमारा होगा आंसर, जो कि ऑप्शन सी करेक्ट। क्लियर है? Yes, sir. आगे बढ़े। अब देखो, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में भी सेम रूल फॉलो होता है। मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन में सेम टू सेम, कुछ खास चेंज नहीं होता मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में। मल्टीप्लिकेशन डिवीजन कहता है, क्वेश्चन करते हैं उसके बाद बताऊंगा। जैसे कि अगर 2.4.237 में अगर मैं डिवाइड कर रहा हूं 2.51 का, तो मैं देखूंगा सबसे पहले कि सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं बताओ? 4. इसमें कितने हैं? इसमें 3। तो मेरा जो आंसर आएगा, जो भी आंसर आएगा, उसके सिग्निफिकेंट फिगर 3 होने चाहिए। ये बोलना चाहता है कि फाइनल रिजल्ट शुड रिटेन एज मैनी सिग्निफिकेंट फिगर्स एज देयर आर इन द ओरिजिनल नंबर विद लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर। देखो, थ्योरी दिमाग में अभी ये जो स्टेटमेंट पढ़ा उसमें से कुछ चीज समझ में आई, कुछ ऊपर होके निकल गई कि नहीं? नहीं निकली ना। इसीलिए मैंने पहले क्या किया, आपको एग्जांपल कराया, उसके बाद थ्योरी बताई, थोड़ा सा समझ में आया। अगर बिना एग्जांपल के बताता ना, कुछ भी समझ में नहीं आता थ्योरी में। हमें चाहिए क्या? क्वेश्चन करने हैं ना, हम थ्योरी थोड़ी ना चाटने हैं। थ्योरी चाट के चले जाओ एग्जाम, कुछ नहीं होगा भाई। क्वेश्चन से होगा क्वेश्चन से। ये क्वेश्चन समझ में आया? सिमिलरली ये क्वेश्चन करके बताओ जरा, ये क्वेश्चन करके बताओ। Option B, sir. Option B. B. Option B. B sir. Option. देखो, आप लोग कर क्या रहे हो मुझे पता है, आप लोग दिमाग लगा रहे हो सिग्निफिकेंट फिगर वाला, और जो कि करेक्ट है, लगाना चाहिए। क्या जरूरत है सॉल्व करने की? जरूरत क्या है सॉल्व करने की? उसने बोला कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज 3.43 मीटर। टाइम टेकन कितना है? 1.3 मीटर। सबको पता है ये 2.6 के आसपास आंसर आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि देखो 3.43 में सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं? 1. अरे 3.43 में सिग्निफिकेंट फिगर 3 और 1.3 में कितने? 2। यानी कि आंसर में 2 सिग्निफिकेंट फिगर होने चाहिए। तो इसमें सिर्फ एक ही ऑप्शन है जिसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर है। इसके सिग्निफिकेंट फिगर हो गए 3, इसके सिग्निफिकेंट फिगर हो गए 2। तुम्हारा आंसर शुड बी विद 2 सिग्निफिकेंट फिगर, यानी कि आंसर ये होगा। कि दिमाग लगाना था? बिल्कुल नहीं लगाना था भाई। जैसे कि एक बच्चे ने सबसे पहले आंसर दिया था, जैसे ही मैंने क्वेश्चन स्क्रीन पर लाया तुरंत आंसर बता दिया कि सर ऑप्शन बी होगा। ऐसी स्पीड आनी चाहिए, ऐसी स्पीड आनी चाहिए। कुछ बच्चों ने विद इन 5 सेकंड आंसर बताया था इसका, विद इन 5 सेकंड। सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। क्यों सॉल्व करूं मैं? क्यों टाइम वेस्ट करूं कि 3.43 में 1.3 का डिवाइड करूं? क्यों करूं? सीधा सिग्निफिकेंट फिगर का कांसेप्ट लगा, उड़ा दो, खत्म कहानी। क्या मतलब है सॉल्व करने का? समझ रहे हो कि नहीं? इस क्वेश्चन में भी जैसे उस बच्चे ने ऐसे ही किया था। उसने देखा कि यहाँ पे 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, यहाँ पे देखा 2 सिग्निफिकेंट फिगर है,
तो मेरा जो आंसर होगा 2 सिग्निफिकेंट फिगर में होगा। अब लमसम देखा कि 0 आ नहीं सकता, 8 तो सीधा सीधा हो नहीं सकता, तो 8.1 होगा, खत्म। क्या मतलब सॉल्व करने का? हमें जरूर अवार्ड नहीं मिल रहा है एग्जाम में कि आपने आंसर सॉल्व करके दिया या बिना सॉल्व करके जुगाड़ से दे दिया। नीट में आपको मतलब उसी से है कि आंसर होना चाहिए, क्वेश्चन होना चाहिए और करेक्ट होना चाहिए, बस। कैसे हो रहा है डजंट मैटर। बहुत सारी जुगाड़ बताएंगे ऐसी ऐसी कि बोलो सर यहाँ पे तो साइंस फेल ही है, बस याद रखने के लिए। अब ये है आपके लिए होमवर्क, ये क्या आपके लिए होमवर्क है, क्योंकि आपको करना है करेक्टनेस देखनी है इस इक्वेशन की, फाइंड सिग्निफिकेंट फिगर देखना है इसका, कन्वर्ट 10 किलोमीटर पर आवर इनटू। अच्छा एक क्वेश्चन इसका और करवा देता हूँ, टाइम भी है हमारे पास, हाँ टाइम भी है, इसका कन्वर्जन का और करवा देता हूँ एक क्वेश्चन, जस्ट वेट। मान लो आपको, अच्छा एक बात बताओ, 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000 क्या मैं इसको ये लिख सकता हूँ कि, चलो ठीक है अभी बताऊंगा। और 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं? 1000 mm होते हैं ना। अच्छा 1 आवर में 60 1 आवर में कितने मिनट होते हैं? 60 1 आवर में, सॉरी 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60 अच्छा 1 आवर में कितने सेकंड होते हैं? 3600 ठीक है। अब हमें मान लो कि नंबर दे दिया आपको कि 10 किलोमीटर पर आवर को कन्वर्ट करना है हमें किसमें, 18 लेते हैं, चलो 18 किलोमीटर पर आवर को कन्वर्ट करना है हमें किसमें, मीटर पर सेकंड। अच्छा एक बात, 18 किलोमीटर, इसको डायमेंशनल एनालिसिस से भी कर सकते हैं लेकिन थोड़ा सा टफ रहता है, हमें उससे नहीं करना, बस तो ऐसे ही करना। क्या मैं किलोमीटर को ये लिख सकता हूँ कि 1000 मीटर डिवाइडेड बाई 1 किलोमीटर लिख सकता हूँ? यस सर। भाई 1000 मीटर को मैं 1 किलोमीटर इक्वल लिख सकता हूँ, तो मैंने इसको ऐसे लिख दिया। क्यों ऐसे लिखा है? क्योंकि ऊपर मेरा किलोमीटर है, मुझे चाहिए ऊपर मीटर, इसलिए मैंने ऊपर मीटर रखा है, नीचे किलोमीटर रखा है। तो मैं क्या करूंगा, किलोमीटर से किलोमीटर को कैंसिल कर दूंगा। समझ में आया जुगाड़? यस सर। सिमिलरली मुझे चाहिए नीचे, क्या चाहिए, नीचे चाहिए मुझे सेकंड, और नीचे इसमें क्या आवर है, तो क्या मैं ऊपर आवर ले लूं कि 1 आवर अपॉन 3600 सेकंड? तो आप देखोगे कि इस आवर से आवर कैंसिल हो गया, हुआ? तो क्या बचा, 18 into 1000 divided by 3600 मीटर, तो यहाँ से मीटर बचा, यहाँ से सेकंड में, तो क्या कन्वर्ट मीटर पर सेकंड में? यस सर। Yes, sir. यहाँ से 0 से 0 कैंसिल कर दो, यहाँ से कैंसिल कर दो, तो इससे 2 5 जा 18 10 और 18 टाइम्स ये कटेगा, तो आप देखोगे 18 into 5 divided by 18, तो ये टर्म आपको याद रखना है हमेशा। इस टर्म से मल्टीप्लाई करोगे, जब आप किलोमीटर से मीटर पर सेकंड में जाओगे तो मल्टीप्लाई 5/18, ठीक है। सिमिलरली अगर आप क्या करोगे, मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में जाओगे तो आप मल्टीप्लाई करोगे 18/5,
ये फैक्टर आपको याद रखना है, क्योंकि बार बार ये किलोमीटर मीटर में डिवाइड करना, ये सब करना बहुत ज्यादा टफ रहता है, तो टाइम वेस्ट होता है। टाइम को बचाते हुए इसको हम क्या बोल सकते हैं, 18 से 18 कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड। तो क्या मैं बोल सकता हूँ 18 किलोमीटर पर आवर इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड? Yes, Yes, sir. sir. Yes, बोल sir. सकता हूँ ना? Yes, sir. Yes, sir. ऐसे ही बहुत सारे क्वांटिटीज होती है जिनको यूनिट कन्वर्जन हमें करना होता है, तो जिनका यूनिट कन्वर्जन हमें करना होता है, तो इसमें जैसे जितने भी क्वेश्चन हैं आप करिएगा उनको। और एक चीज और बता दूं मैं आपको, आज की क्लास में कोई कंफ्यूजन हो तो बताओ मुझे, Mhm. No, sir. किसी भी जगह। No, sir. Sir. जैसे No, कि sir. ये जो डायमेंशनल एनालिसिस के क्वेश्चन है, सारी चीजों को रिवाइज करिएगा और इन चीजों को देखिएगा फिर से एक बार देख के, और मैं क्वेश्चन दूंगा आपको असाइनमेंट के लिए अलग से। ये तो कम क्वेश्चन है, ये तो डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम है, डीपीपी है ये तो, इनको तो आप डेली करोगे, लेकिन आपको जैसे कि वीकली के लिए या फिर कुछ असाइनमेंट नंबर ऑफ क्वेश्चंस दूंगा मैं, जिनको आपको सॉल्व करना है, उनके सॉल्यूशन भी दूंगा, डोंट वरी, सॉल्यूशन भी दूंगा, लेकिन पहले आपको उनको सॉल्व करना होगा तब सॉल्यूशन। ठीक है? Okay, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, फिर चलते हैं। 10 मिनट पहले क्लास छोड़ रहा हूँ मैं आपकी। सर जो कल आपने होमवर्क दिया था उसमें क्वेश्चन समझ नहीं आया सर, सेकंड वाला। सेकंड वाला, हाँ अभी क्वेश्चन तो है नहीं यहाँ पे, एक मिनट मैं देखता हूँ यार, क्वेश्चन को लिए कोशिश करता हूँ। अच्छा, मैं उसका हिंट दे रहा हूँ आपको, और अगर फिर भी समझ में नहीं आता तो उसका सॉल्यूशन भेज दूंगा मैं आपको। सेकंड क्वेश्चन में जो था, अच्छा y इक्वल टू a साइन ओमेगा ब्रैकेट में एक्स वाई वी, यही था ना? Yes, sir. यस सर। मैं बता ही देता हूँ उसको, बता ही देता हूँ इसको, आपको करना कुछ नहीं था इसमें। दिख रहा है स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन? Yes, sir. Sir. Yes, sir. अब देखो, जैसा कि मैंने बताया था, साइन के अंदर जितनी भी चीजें होती है वो क्या होती हैं? Constant. कांस्टेंट नहीं, डायमेंशन लेस। ये चीज डायमेंशन लेस होनी चाहिए, ये चीज क्या होनी चाहिए? डायमेंशन Yes. डायमेंशन लेस। तो मैं बोलूंगा, अच्छा देखो ये माइनस हो रहा है, x अपॉन वी माइनस के a हो रहा है, क्या मैं बोल सकता हूं कि x अपॉन वी की जो डायमेंशन होगी वही डायमेंशन a की भी होगी, तभी तो माइनस हो रहा है। Yes, क्या sir. मैं बोल सकता हूँ कि डायमेंशन ऑफ a इक्वल टू डायमेंशन ऑफ x अपॉन वी, होगा कि नहीं? Yes, sir. अब देखो x अपॉन वी क्या है, x क्या है आपका? मीटर है भाई, लेंथ है ना x, तो इसमें लिखा है देखो Yes. x लेंथ है आपकी, यहाँ कहाँ लिखा है, हाँ x लेंथ है, x लेंथ है मतलब l हो गया, और v क्या है? v क्या है? वेलोसिटी। वेलोसिटी मतलब मीटर पर, या फिर वेलोसिटी की डायमेंशन क्या होती है? वेलोसिटी डायमेंशन क्या होती है? एल टी माइनस वन। तो आप इसको देखोगे टोटल को, एल नीचे है एल ऊपर है, तो एल से एल कैंसिल हो जाएगा, टी आपका ऊपर पहुंच जाएगा, तो क्या आएगा? टी आपकी डायमेंशन आएगी किसकी? ए की। टी आपका आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। क्लियर है? Yes. थर्ड क्वेश्चन हो गया था। थर्ड तो सिंपल था वैसे, Yes, sir. थर्ड तो सिंपल था। ठीक है, फिर इस क्वेश्चन को आप खुद से कर जो भी क्वेश्चन आपको खुद से नहीं आते हैं पूछ लीजिएगा, कोई बात नहीं, डोंट वरी। कुछ बच्चों के व्हाट्सएप पे भी मैसेज आए थे कि सर ये ऑप्शन कौन से मेरे ऑप्शन सही है या गलत है। बेटा होता क्या है ना कि जैसे आप वो बैच में अभी 67 यानी कि 80 के करीब आप बच्चे ज्वाइनिंग होते, सोचो 80 का होमवर्क, और आपके जैसे 3 बैचेस और हैं, 4 बैचेस और हैं सबके होमवर्क चेक करूंगा, क्या पॉसिबल हो पाएगा हमारे लिए? No, sir. तो कभी कभी ऐसा होता है कि हम डायरेक्टली रेस्पॉन्स लेट कर पाए, या फिर होमवर्क